पिछले महीने नवीन की माँ रात को जो सोई तो फिर सुबह उठी ही नहीं। नवीन चारू पहली फ्लाइट से गांव पहुँचे। नवीन, तेरी माँ चली गई, कपकपाती आवाज़ में इतना बोल अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की ओर देखने लगे। गहरे सदमे में थे। 13वीं के बाद जब सभी मेहमान विदा हो गए तब चारू ने अपने ससुर कैलाश जी को समझाया, पापा अब तक तो आप दोनों थे इसलिए हम निश्चिंत थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं, नवीन ने निर्णय सुनाते हुए कहा। कैलाश अब भी सिर झुकाए बैठे थे। विचारों का मंथन चल रहा था। फिर चारू के सिर पर हाथ रख कर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा, बहुत काम है यहाँ। ज़मीन ठेके पर देनी होगी और भी बहुत कुछ समेटना होगा। अगले दिन कैलाश आ गए। चारू कैलाश जी का पूरा ध्यान रखती, समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ ही घुमाने सोसाइटी के पार्क में ले जाती। राघव हर वक्त चिड़चिड़ाता रहता। वो अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था या शायद करना नहीं चाहता था। उस दिन संडे था। नवीन और चारू को किसी के यहाँ लंच पर जाना था। जाने से पहले चारू ने कैलाश और राघव दोनों के लिए खाना बना कर रख दिया था। राघव, हम लंच के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा और तुम्हारे दादू का खाना मैंने बना दिया है। दादू 2 बजे खाना खाते हैं, माइक्रोवेव में गरम करके उन्हें खाना खिला देना। दवाई लेनी होती है पापा को। ठीक है मम्मा, राघव ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। कैलाश गीता का पाठ कर रहे थे और राघव अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। आज बिना किसी रोक टोक के खेलते हुए उसे वक्त का होश ही नहीं था। 2 बजे के करीब कैलाश को भूख लगी। उठकर देखा तो राघव हेडफोन लगाए मोबाइल में बिजी था। इतना बिजी कि उसे दादू की आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। कैलाश वापस अपने बिस्तर पर जा लेटे। भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवा भी लेनी थी। मन में आया कि खुद ही खाना लगा ले, लेकिन उन्होंने कभी माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं किया था, इसलिए हिचक रहे थे। 3:30 बज गए और राघव अब भी मोबाइल में लगा हुआ था। अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी। कैलाश उठकर रसोई में गए। कांच के एक बाउल में दाल थी, दूसरे में गोभी मटर की सब्जी। सोचा सिर्फ दाल से रोटी खा लेता हूँ, गरम करने के लिए तो सोचा ही नहीं। कटोरी में दाल पलटने लगे। ना जाने कैसे कांच का बाउल नीचे गिरकर जोरदार आवाज़ के साथ टूट गया और सारी दाल ज़मीन पर गिर गई। राघव दौड़कर रसोई में आया और वहाँ का हाल देख गुस्से में चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता क्या आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है। ना कोई प्राइवेसी छोड़ी है, ना सुख चैन, गवार कहीं के। कैलाश अपराधी से खड़े थे। दाल गिरने से वो घबरा गए थे। ऊपर से राघव का चिल्लाना। निरीह पशु की तरह खामोश खड़े गिरी हुई दाल को देखते हुए मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उधर राघव की इतने दिनों से मन में पल रही फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई थी। उसके चेहरे पर अपने इस व्यवहार के लिए जरा शिकन नहीं थी। जैसे ही पीछे पलटा, सामने नवीन और चारू को खड़ा पाया। एक पल को घबरा गया। चारू राघव को धकेल रसोई में घुसी। पापा, आपको लगी तो नहीं ना? आइए आप अंदर बैठिए, मैं आपका खाना लाती हूँ। वो बेटा चारू, सारी दाल तो मुझसे। घबराए और अपमानित कैलाश ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा, सब्जी रखी है, मैं उसे गर्म करके आपके लिए खाना लाती हूँ। चारू ने खाना लगाकर पहले कैलाश को खाना दिया और उसके बाद रसोई समेटी। नवीन बिल्कुल खामोश था और चारू ने भी राघव को कुछ नहीं कहा। इसलिए राघव को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। रात को डाइनिंग टेबल पर
जब सब इकट्ठे हुए, कैलाश बुझे हुए आहत थे, नवीन भाव शून्य दिख रहे थे और चारू कैलाश को नॉर्मल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वही राघव के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद नवीन बोला, राघव तुम कल गांव जा रहे हो, तुम्हारे स्कूल 1 महीने बाद खुलेंगे, तब तक तुम गांव में रहोगे और खेत में काम करोगे। मेरी ठेकेदार से बात हो गई है, वो तुम्हें खेत के काम करने के लिए 1 महीने के पैसे भी देगा। गांव क्यों, अब वहाँ क्या है, दादू भी यही आ गए हैं। तुम गांव में जा रहे हो क्योंकि जो इंसान मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तुमने पापा को सही टाइम पर खाना नहीं दिया और ऊपर से उनसे दाल गिरने पर शोर मचा रहे थे, मानो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो आप मुझे गांव भेज दो। है ही क्या वहाँ मिट्टी, गंदगी और गंवार लोग। राघव, अब अगर तुमने जुबान से एक भी शब्द गांव और वहाँ रहने वालों के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते नवीन ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, जिस आदमी को आज तुमने अपमानित किया है वो मेरे पिता हैं, जिन्हें तुम गंवार बता रहे थे। उन्हीं के बदौलत आज यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ एसी की ठंडक में पेट भर खाना खा पा रहे हो। तुम्हारे महंगे स्कूल की फीस जा रही है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं। बस कर नवीन, बच्चा है वो, हो गई गलती, जाने दे बेटा। जाने दूँ? नहीं पापा, अब इतना छोटा नहीं रहा ये। रही बात गलती की तो इसे अपनी गलती लग ही कहाँ रही है। इसके हिसाब से इसने कुछ गलत नहीं किया। परिवार के सबसे बड़े सदस्य पर चिल्लाकर, मेरे पापा से ऊंची आवाज़ में बात करके, उन्हें गंवार कहकर भी इसने कोई गलती नहीं की है। राघव, जिन्हें तुमने आज गंवार कहा है ना, उनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मैंने देखा है अपने पापा को मेहनत करते, एक एक पैसा जोड़ मुझे पढ़ाते हुए। कोलू के बेल की तरह लगे रहते थे पापा। सिर्फ एक ही धुन थी कि मेरा बेटा पढ़ ले, और आज वही बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर लेगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? चारू बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो नवीन से सहमत है। शायद ये फैसला दोनों ने मिलकर ही लिया था। ये घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा है राघव। उम्र के इस पड़ाव पर ही संतान की ज़रूरत होती है। आज तुम उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो तो कल हमें घर से ही निकाल दोगे। खाना खाकर पैकिंग कर लेना, मैंने ट्रेन के टिकट करवा दिए हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।